हाय क्लास, आप सभी को सुप्रभात। आइए आज हम आपको हिंदी में आपका लेसन जो काव्य खंड में चैप्टर 4 पढ़ाएंगे। चैप्टर 4 में हम आपको आज रहीम दास का पहले जीवन परिचय बताएंगे, उसके बाद में उनके काव्यों को पढ़ेंगे। तो आज पहले हम उनका जीवन परिचय आपको बता देते हैं। पहले हम आपको एक संक्षिप्त में उनका जीवन परिचय बताते हैं, उसके बाद उसका हम पूरा विस्तार करेंगे। ठीक है, देखिए, रहीम दास का जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। ठीक है, लाहौर जो कि इस समय वर्तमान समय में पाकिस्तान का एक अंग है। ठीक, और इनके पिता का नाम बैरम खां था। इनका बचपन का नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ठीक है, इनको जिन जिन भाषाओं का ज्ञान था वो भाषाएं थी हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी एवं तुर्की आदि भाषाओं का इनको बहुत ही अच्छा ज्ञान था। ठीक है, इनकी भाषा शैली जो है वो है ये, यानी जिन भाषाओं में इन्होंने अपनी काव्यों को लिखा है वो है ब्रज भाषा, पूर्वी अवधी और खड़ी बोली। इन भाषाओं में इन्होंने अपनी सभी काव्यों को लिखा है और इनका जो शैली है वो मुक्तक शैली में इन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा। प्रमुख रचनाएं इनकी जो हैं वो है भैरव नायिका भेद वर्णन। ठीक है, दूसरा श्रृंगार सोरठा, और तीसरा जो है मदनाष्टक, और रहीम सतसई, और रास पंचाध्यायी, और इसके बाद लास्ट जो है वो है नगर शोभा। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। निधन इनका हुआ सन 1627 ईस्वी में, और इनका जो साहित्य में स्थान है वो भक्तकालीन हिंदी साहित्य में कवि रहीम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यानी भक्ति के मार्ग पर इन्होंने बहुत सारी अपनी रचनाएं की और इनका उसमें एक मूर्धन्य स्थान है। ठीक है, ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय था। आइए अब हम इनका विस्तार रूप से आपको जीवन परिचय बताते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, रहीम दास का मैंने आपको पहले बताया कि रहीम दास का जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ, जो इस समय वर्तमान समय में पाकिस्तान का एक अंग, यानी 1965 की बंटवारे के बाद जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है ना, यानी पाकिस्तान एक अलग देश बना, भारत अपना एक अलग देश। तो उस समय यानी जो लाहौर है जहाँ पर रहीम दास जी का जन्म हुआ वो भाग पाकिस्तान का नहीं चला गया। और इनका पूरा नाम पहले मैंने बताया अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खां अकबर के अभिभावक, सेनापति और मंत्री भी थे, यानी अभिभावक भी थे उनके। ठीक है, और सेनापति और मंत्री भी थे इनके पिता अकबर के दरबार में। अतः रहीम की शिक्षा दीक्षा जो थी वो बहुत अच्छे ढंग से हुई। क्यों? क्योंकि इनके पिता जो थे वो सम्राट अकबर के दरबारों में रहते थे, उनके अभिभावक भी थे, सेनापति भी थे, यहाँ पर और मंत्री भी थे। इस कारण से इन्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और ये इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो बहुत अच्छे ढंग से हुई। और इनको संस्कृत, तुर्की, अरबी, फारसी, है ना, और हिंदी भाषाओं में एकदम बिल्कुल उच्च कोटि की योग्यता प्राप्त हुई इनको, यानी इन सबके बहुत अच्छे जानकारी हुए। रहीम अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे, यानी इनके पिता भी अकबर के दरबार में रहते थे और रहीम भी, देखिए रहीम बताया रहीम अकबर के दरबार में के 9 रत्नों में से, 9 रत्न मतलब जो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें से एक आपने सुना होगा बीरबल, बीरबल भी 9 रत्नों में से एक थे, है ना। तो उन्हीं में 9 रत्नों में से रहीम दास भी एक थे। अकबर ने इन्हें बहुत सी जागीरें प्रदान की थी, बहुत सी जागीरें प्रदान की थी। ये बड़े उदार और विद्या प्रेमी थे, इनको विद्या से बहुत ही लगाव था और पंडितों और कवियों का विशेष सम्मान भी करते थे, है ना। जो कवि होते थे, जो पंडित होते थे, उनका एक बहुत ही सम्मान करते थे। रहीम बड़े दानी भी थे, यानी ये दान धर्म भी करते थे। कहा जाता है कि अकबर के दरबारी कवि गंग ने इनकी प्रशंसा में एक कविता भी लिखी थी, यानी अकबर के जो दरबारी कवि होते थे उनमें से एक कवि थे गंग, इन्होंने इनकी प्रशंसा करते हुए एक कविता लिखी है, जिस पर प्रसन्न होकर रहीम ने इनको 36 लाख रुपए पुरस्कार में दिए थे।
सोचिए, उस कविता पर प्रसन्न होकर रहीम दास जी ने कवि गंग को 36 लाख रुपए पुरस्कार में दिए थे, इनाम में दिए थे। अकबर इनसे बहुत प्रसन्न था, बहुत प्रसन्न हो रहते थे अकबर इनसे। उसने इन्हें खान खाना की उपाधि से विभूषित किया था। अकबर की मृत्यु के उपरांत जहांगीर गद्दी पर बैठा, जिससे इनके मतभेद रहे। यानी जब अकबर की मृत्यु हो गई है ना, तो जहांगीर गद्दी पर बैठा, लेकिन रहीम दास का और जहांगीर का एक दूसरे में बिल्कुल जमता नहीं था, इन दोनों में हमेशा मतभेद रहता था। उसने इन पर राजद्रोह का आरोप लगा दिया, है ना। रहीम दास पर जहांगीर ने क्या किया, राजद्रोह का आरोप लगाकर कारागार में डाल दिया, जेल में डाल दिया इनको, और इनकी सारी जागीरें जब्त कर ली, हड़प लिया, सब छीन लिया। कैद से छूटने पर इनकी दशा सोचनीय हो गई थी। यानी जब ये कैद से छूटे, जेल से जब छूटे, तो इनकी जो दशा थी, स्थिति थी, बिल्कुल एकदम बेकार, खराब हो चुकी थी। इस दशा में रहीम चित्रकूट में जाकर रहने लगे। जब वो जेल से छूटे तो उन्होंने क्या किया, वो चले गए चित्रकूट और वहीं जाकर रहने लगे। इस प्रकार रहीम ने जीवन के सुख और दुख दोनों पक्षों का अनुभव प्राप्त किया। यानी उन्हें सुख भी मिला और दुख भी मिला। जब तक अकबर यानी सम्राट अकबर का राज था, तब तक इनको सुख मिला, और जैसे ही अकबर की मृत्यु हुई और जहांगीर गद्दी पर बैठा, इन्हें दुख ही दुख मिला। यानी इस प्रकार से इन्हें सुख और दुख दोनों का अनुभव हुआ। इस अनुभव को इन्होंने अपने दोहों में भी अंकित किया है, बताया है इस अनुभव को। सन 1627 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी मृत्यु सन 1627 ईस्वी में हो गया। साहित्यिक परिचय जो था इनका, वो है हिंदी साहित्य संसार में रहीम अपने दोहों के लिए प्रसिद्ध हैं, अपने दोहों के लिए जाने जाते हैं। विद्वानों का कथन है, लोग कहते हैं, विद्वान मत कहते हैं कि सरलता, मधुरता, सुबोधता, रोचकता, भाव और शैली की दृष्टि से रहीम दास जी के जो दोहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। इनके दोहों में आम जन की भाषा में नैतिकता को सीख मिलती है, जिसमें हिंदी साहित्य में इनका अद्वितीय स्थान है। इनके स्थान को प्राप्त करना अन्य किसी कवि के लिए बिल्कुल ना के बराबर है। इनकी जो कृतियां हैं, इन्होंने जो रचनाएं लिखी, मैंने आप पहले बताया इनकी। आइए फिर एक बार देखते हैं कि रहीम की जो प्रमुख रचनाएं हैं इस प्रकार से हैं वो। रहीम सतसई, नगर शोभा, भैरव नायिका भेद वर्णन, मदनाष्टक, श्रृंगार सोरठा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनकी जो भाषा शैली और भाषा जो है, आइए भाषा शैली पे इनकी हम एक नज़र डालते हैं। भाषा जो है, रहीम ने तुलसीदास जी की तरह ब्रज तथा अवधी दोनों भाषाओं में अपने काव्य की रचना की। ठीक है। रहीम ने भैरव और भैरव नायिका भेद वर्णन की रचना अवधी भाषा में की है। यानी इन्होंने जो एक रचना लिखी भैरव और भैरव नायिका, ये इन्होंने अवधी भाषा में लिखी है। इनके अतिरिक्त इन्होंने नगर शोभा एवं श्रृंगार सोरठा आदि ग्रंथों की रचना ब्रज भाषा में की। मदनाष्टक की रचना फारसी और संस्कृत के शब्दों से मिश्रित खड़ी बोली में हुई है। इस प्रकार रहीम अनेक भाषाओं के पंडित थे, यानी इन्हें सभी भाषाओं का लगभग ज्ञान था। इनकी भाषा सरस, सरल और प्रभावमयी है। इनकी भाषा भावों का सीधा अनुसरण करने में सामर्थ्य है। कहीं कहीं इन्होंने भाषा में ग्रामीण शब्दों और मुहावरों का भी प्रयोग किया है। इनकी जो शैली है वो रहीम ने अपने काव्य में तुलसीदास जी की भांति विभिन्न काव्य शैलियों का प्रयोग किया है। इन्होंने दोहा, कवित्य, सवैया, सोरठा, भैरव तथा छप्पय आदि छंदों का अपने काव्य में प्रयोग किया है। कहीं कहीं पद भी मिलते हैं इनकी रचनाओं में। रहीम की शैली अत्यंत मधुर और
स्वाभाविक है। इन्होंने अपने विचारों को बड़े सीधे साधे ढंग से रखा है। इनकी शैली अत्यंत सरल और सुबोध है। हिंदी साहित्य में इनका जो स्थान है वो यह है कि तुलसी और सूर्य के समान, जिस प्रकार से तुलसीदास और सूरदास जी के हैं, ठीक उसी समान रहीम भी भक्ति काल के उच्च कोटि के कवि माने जाते हैं। रहीम अपने नीति संबंधी दोहों के लिए अत्यंत प्रसिद्ध हैं। रहीम ने अपने छोटे छोटे दोहों में बड़ी बड़ी बातें कही हैं। कविवर रहीम का भक्तिकालीन हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। ये था इनका जीवन परिचय। आपको हम अगले वीडियो में इनके द्वारा रचित इनके जो दोहे हैं उनको हम आपको उनका हिंदी अनुवाद बताएंगे। आज बस इनका जीवन परिचय ही। थैंक यू, धन्यवाद।